हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। चलो, इसका वो कहाँ गिर गया? चलो, चले। लास्ट अपनी जो चर्चाएं चल रही थी वो अपन ने तटवर्ती मैदान, दो बातें चलेंगी। एक पश्चिमी तटवर्ती, ठीक है, मैदान, और दूसरा क्या आएगा? पूर्वी तटवर्ती मैदान। इस प्रकार से एक जो टेबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ध्यान देना। ध्यान देना। तो अब आगे मैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान, दोनों के बीच में अंतर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस अंतर को समझने के लिए आपको कुछ एक डायग्राम मैंने आपको बताया है, उस पर थोड़ी सा ध्यान देंगे। जैसे आपसे अगर मैं कुछ लगातार प्रश्नों की श्रृंखला पर अगर चर्चा करूं, कुछ आपसे मैं नॉलेज इकट्ठा करूं, तो आप मुझे बताइएगा, जहां पर पानी के जहाज, पानी के खड़े किए जाते हैं,
उसको क्या कहते हैं? जहां पर हवाई जहाज खड़े करते हैं, जहां पर बस खड़ी की जाती है, जहां पर रेलगाड़ी या हवाई जहाज का मतलब चीलगाड़ी। हाँ, आपके एग्जाम के अंदर हवाई जहाज की जगह चीलगाड़ी आ सकता है सब। चीलगाड़ी शुद्ध हिंदी का शब्द है। चील के जैसे उड़े ऐसी गाड़ी क्या कहलाई? यस, चीलगाड़ी हिंदी का शब्द। आप इसको ये मत समझना कि अक्खड़ भाषा का शब्द है, शुद्ध हिंदी का शब्द। हवाई जहाज इसका पानी का जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज हवाई जहाज, इसका अन्य शब्द रूपांतरण। जहां पर बस खड़ी की जाए, बस सरकारी बस आ रहा, और जहां पर रेलगाड़ी खड़ी की जाए। चल दे जवाब। कुछ का भी चलो नंबरिंग डाल देता हूं, तो आपको आप मुझे बता देंगे भाई जिसको जो आंसर पता हो। जी, जहाँ रेलगाड़ी खड़ी की जाए। क्या बोला? ठीक, और बस स्टैंड, हवाई अड्डा, क्या कहते हैं? घाट या किनारा? घाट या किनारा? किनारा आया शब्द। क्या बोला? जहां रेलगाड़ी खड़ी की जाती है रेलवे स्टेशन, गलत जवाब। जहां बस खड़ी की जाती है बस स्टैंड, गलत जवाब। जहां हवाई जहाज खड़ी किया जाता है हवाई अड्डा, गलत जवाब। जहां पर पानी के जहाज खड़ी किए जाते हैं बंदरगाह, गलत जवाब। इसलिए जगह छोड़ के लिखवाया मैंने। यार तुम अगर सही आंसर बता दोगे और तुम्हें सब पता होगा और मेरे हर प्रश्न का आप उत्तर बता दोगे, तो तुम में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? और तुम वहां बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, फिर इसका अंतर कैसे होगा? समझना मेरी बात? तो आप भी तो पढ़ा सकते हैं। आप जिनको भी पढ़ाओगे वो जिंदगी में कोई एग्जाम ही पास नहीं कर पाएंगे। नहीं समझा मेरी बात? ये तो खुद को ही नहीं पता तुम्हें। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, छात्र सीख रहे हैं। हम सीख चुके, चीजों पर काम कर चुके। तो आप में और मेरे में कुछ तो अंतर होगा किसी चीज को लेकर के। जितना भी जवाब दिया आपने सब गलत जवाब, सब गलत जवाब। अब देखो दो दीदी नहीं आई है, वो बताएंगे आपको जवाब, है ना। पानी वानी पी पा के आइए बिल्कुल एकदम। ना तो जाते वक्त पूछा उन्होंने, ना तो आते वक्त पूछा नहीं है कि सर आप भी पानी वानी पियोगे कि नहीं पियोगे। नहीं समझे आप? ये नहीं है मेरे पास, मैं लाया हूँ, मुझे पता था। लेकिन आप तो ये मत पूछो मेरे को, तो बस इसका जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। रेलगाड़ी जहाँ पे खड़ी की जाती है, रेलवे स्टेशन। जहाँ पे बस खड़ी की जाती है बस स्टेशन, वेरी गुड। बस स्टैंड। हवाई जहाज जहाँ पे खड़ी किए जाते हैं हवाई अड्डा, और जहाँ पे पानी के जहाज खड़ी किए जाते हैं बंदरगाह। इन सब के आगे मैंने कुछ क्रॉस भी लगा रखे, मतलब ये सब आंसर नहीं है। दीदी बड़ी खुश हुई, हाँ ठीक है, ये है, ये हाँ जवाब बता रहे इन्होंने। चलो और किसी कुछ भी आ रहा हो दिमाग में, आप सोच करके रखें चारों का अंतर। सोचो जी, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरे को तो 6-7 साल पहले देख लिया था। आपके पास जवाब आया ना? बताओ। नहीं आया? और बार चलो समय जाया ना करते, मैं समझा देता हूँ। जहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी की जाती,
जहाँ पे बस खड़ी की जाती है, जहाँ पे हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं, जहाँ पानी के जहाज खड़े किए जाते हैं, क्या कहा जाता है? जहाँ पानी के जहाज खड़े किए जाते हैं उनको कहा जाता है हार्बर। क्या कहते हैं? हार्बर। जो मन में सोच रहे हैं हाँ होगी, नहीं समझा मेरी बात? यस, वो सही बता रहा हूँ मैं, गलत नहीं बता रहा। एक जो मैं, इसका मतलब है हार्बर, यहां पर खड़ी किए जाते, हार्बर पर पानी के जहाज, राइट। जहां पर हवाई जहाज, चिलगाड़ी खड़ी की जाती है, तो चिलगाड़ी ऐसे ही नहीं है कि कोई उसके अंदर पायलट बैठा, चाबी लगाई, लो भाई स्टीयरिंग पकड़ना। उसके लिए क्या किया जाता है, जहां भी हवाई जहाज जुड़ाए जाते हैं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इसके पीछे की तरफ 2 टायर होते हैं और आगे की तरफ भी 1 टायर होता है, और इसको रनवे पर लाने के लिए गाड़ी बांध करके खींची जाती है, पता आपको? वो लेके आती है रनवे पे, खुद नहीं चलता ये। या आजकल तो कई ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए कि खुद भी चल के जा सकता, उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ने के लिए इसके बगल के अंदर एक टावर होता है, कांच का बना हुआ होता है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, और इसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। एक फिल्म देखी होगी आपने, वो हवाई जहाज में रुक नहीं रहा है। क्या आपको सामने लाल बटन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, उसको दबा देते हैं जी, दबा दिया, दबाना नहीं था, इससे आपका एक इंजन जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो अब बोलो, अब सिर्फ भगवान को याद करें, नहीं समझा मेरा? उसका नाम होता है एटीसी। जो आदमी बात कर रहा होता है जिस जगह से, माइक से, उसका नाम होता है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्या बोलते हैं? इसके बिना कुछ नहीं चल सकता, नथिंग। हवाई जहाज बिल्कुल नहीं चल सकता इसके बिना, क्योंकि जहां पर ये जाकर के जिस दीवार के सामने सब खड़े किए जाते हैं एक लाइन में, उसके आगे ये स्टील का बना हुआ होता है और आगे जाके इस कपलिंग को कनेक्ट कर लेता है। क्लियर? एक दूसरा जहाज आता है उसके भी आगे, तो उसकी कपलिंग को ये क्लिक कर लेता है। इसको खोलने का काम कौन करता है? एटीसी। रनवे पर तुरंत उसको गो का काम या ऑल क्लियर का काम कौन करता है? एटीसी। यानी कि एक नहीं 2 चाबियां लगती है, एक इसको खोलने का काम ये करता है और दूसरा पायलट। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टैंड में खड़े हो, तुम्हारा जैसा जाए चाबी लगाए, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब तक उसको कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्ट होते हैं वायरलेस से, उसके बाद में आपस में बातचीत करने के बाद में फिर पता चले कि रनवे पर ये पहुंच गया, आगे से दूसरा प्लेन आ रहा, बड़ी नहीं समझा मेरा धड़ाम। कभी ऐसा होता है, बहुत कम रेयर केस में एक्सीडेंट होता है, बाकी एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा होता है सिस्टम सारा। तो अच्छा, आप अपने घर पर कपड़े हैंग करते हो, टांकना, क्या करना? ये भी किसी चीज को यहां पर क्या किया जा रहा है? टांका जा रहा है, हैंग किया जा रहा है। और जहां पर दोस्तों हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं उसको कहा जाता है हैंगर। क्या कहते हैं? ये हैंगर, आपके घर वाला हैंगर, वो शब्द निकला इससे, ना कि ये वो हैंगर है जो आप समझ रहे हैं। क्लियर? ये हैंगर है, हैंगर जो आपके घर में हैंगर, कपड़े टांकना, हवाई जहाज को टांकना, क्या हो गया? हैंगर। जमीन पर होता है ऐसे, स्टील की रॉड, तो जब तक आगे वाले टायर को वो ओपन नहीं करता तब तक हवाई जहाज चल नहीं सकता। जहां पर हवाई जहाज खड़े, अरे भाई हवाई अड्डे से तो आवाजाही होती है, उड़ना और जहां वो होता है हवाई अड्डा, आना और जाना। और जहां पे खड़े किए जाते हैं वो क्या होता है? बंदरगाह, जहां पर आना और जाना, सामान उतारना, ये सब। लेकिन खड़ा कहां पर किया जाता है? हार्बर। समझा मेरी बात? बस खड़ी की जाती है। कई लोगों ने बोला बस स्टैंड, यहां पर बस आती है जाती है, आती है जाती है। जिसके घर में कोई बस ड्राइवर हो तो देखना वो बस को खड़ी करके फिर घर पे आता है, और जहां पे खड़ी करके आता है उसको बोलता है मैं गाड़ी को डिपो में लगाया है। कहाँ लगाया है? बस डिपो। डिपो, डिपोट होता है वैसे ही, DEPOT, डिपोट, जहां पर
रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, बस तो बस डिपोट। समझ पा रहे मेरी बात? और जहां पर रेलगाड़ी खड़ी होती है, जहां पर क्या खड़ी होती है? रेलगाड़ी, उसको क्या कहते हैं? आप लोगों ने बोला बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर तो ट्रेनें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती। जहां पर खड़ा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? को बताएगा? मुगल सराय सबसे बड़ा क्या है? बोलो। इसको हार्बर भी बोल सकते हैं या पोर्ट भी बोल सकते हैं। पोर्ट, क्या बोल सकते हैं? पोर्ट, ठीक है ना। और रेलगाड़ी के लिए भी हम पोर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेलवे पोर्ट। क्या बोलते हैं? रेलवे पोर्ट, जहां पर खड़ी किए जाते हैं, ठीक है ना। और एक और दिमाग में एक शब्द नहीं आ रहा, वो शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है, रेलवे पोर्ट, वो मुगल सराय, जहाँ पे बहुत सारी रेलगाड़ियों को एक साथ क्या किया जा सकता है? खड़ा किया जा सकता है। हर रेलगाड़ी थोड़ा ना चलती है, ठीक है। जितनी चलती है उतनी ज़्यादा स्टैंड पर खड़ी भी होती है, तो वो रेल पोर्ट होता है, ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन आवाजाही होती है। तो समझे मेरी बात को? अब शब्द बंदरगाह भी आएगा आगे, क्योंकि ये शब्द मैंने यहाँ पर बनाया। ये पानी का जहाज है और यहाँ पर बनाए जाते हैं बंदरगाह। क्या बनाए जाते हैं? बंदरगाह, इसके किनारे, क्योंकि पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों पर भी क्या बन रहे हैं साहब? लेकिन एक प्रश्न अभी आगे आएगा, उससे पहले दिमाग में एक प्रश्न और आया। कई जगह पर आपने सुना होगा, अभी आपने बोला रेलवे स्टेशन। आपने क्या बोला? रेलवे स्टेशन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, कई जगह पर लिखा होता रेलवे जंक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ जंक्शन? जंक्शन क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है रेलवे स्टेशन और जंक्शन में? या आपकी नॉर्मल जिंदगी में काम आने वाले, मैं वो बता रहा हूं आपको। बताओ, रेलवे जंक्शन क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही दे रहे हो आप। खड़ी की जाती है? नहीं, पोर्ट आ गया वो तो। हाँ, जंक्शन बड़ा होता है, रेलवे स्टेशन छोटा होता है, ऐसा कह रहे हो क्या आप? अच्छा, कई जगह पर जंक्शन ऐसा होता है कि जहां पर सिर्फ 3 ही गाड़ियां खड़ी हो सकती है। रेलवे स्टेशन होता है जहां पर 20 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो बड़ा कौन सा हुआ? रेलवे स्टेशन। जरूरी नहीं, बड़े छोटे का कोई खेल नहीं है यहां पर। और बोलो। जयपुर जंक्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। आपने सुना रिंगस जंक्शन, अलवर जंक्शन। अब भी अगर कोई समझ पाए तो। हाँ, आपस में समझा रहे एक दूसरे को, पता नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं जवाब मैं लिखना शुरू करूंगा तो कई बोलेंगे हाँ यही तो बता रहे थे हम। इतना भी तेज दिमाग है आज के। मैं फिर मौका दे रहा हूँ, कोई दीदी बताना चाह रही है, कोई दीदा, सॉरी, कोई भाई बता रहा चाह रहा हो। हाँ, एक स्थान से क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या? कौन सा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रेलवे जंक्शन कहलाता है। अच्छा, और? हेलो, तेरी बताओ, क्या बोला आपने? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आप रेलवे जंक्शन बता रहे हो? तो रेलवे स्टेशन एक स्थान से तीसरे स्थान पर जाना, ऊपर जाना, जमीन में जाना है, तो उड़ जाना, नहीं जाना रेलवे स्टेशन। ये तो जाना एक स्थान दूसरे, तो आपने बताया रेलवे स्टेशन। और नहीं जाना, बोला आज मैं रेलवे स्टेशन घूमने जा रही हूँ, नहीं जाना कहीं, तो रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। गलत जवाब, कुछ मतलब नहीं। हाँ, पीछे कोई? अच्छा, जैसे
दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो आ रही थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। मतलब ट्रेन बीच में खराबी होगी तो दूसरी ट्रेन उसको खींच के लाएगी। गलत। ऐसे टूटने लग गया तो दीदी काम ही खराब, मतलब रेलवे रुक जाएगा पूरा का पूरा। नहीं होता ऐसा ना, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, सुन लो इधर। और जिसने अब मैं समझाने के बाद में कहा ना हाँ यही तो बता रहे थे हम, फोड़ दूंगा खोपड़ी। झूठे लोग एक नंबर। ये कोई ट्रेन का रास्ता है, पटरी है, क्या है, अब इस पे ट्रेन आएगी ए स्थान से और किस स्थान को जाएगी। ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैथ नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। कहीं बोलो ए स्थान से आने वाली गाड़ी इतनी गति पर बी पर जा रही है, तो बताइए सी पर आने वाली गाड़ी कितनी गति पर चलेगी, फिर रेलवे की वो लगा रहे आप ना। बी की तरफ से आने वाली गाड़ी ए की तरफ, भाई ए से बी की तरफ चली जाएगी, फिर दूसरी बी से ए की तरफ आएगी। ट्रेन आना और जाना कितनी तरफ हो गए, एक तरफ, दो तरफ। लेकिन यहां पर एक पटरी और निकल जाए, तीसरी तरफ। जैसे अजमेर की तरफ गाड़ी जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक है, जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर जंक्शन। और एक फिर तुम्हारा ये सीकर वाली, रिंगस वाली, तो कितनी तरफ हो गई, जयपुर की तरफ जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है, अलवर की बात कर रहा हूं, और एक जा रही है मथुरा की तरफ। किसकी तरफ, तो अलवर जंक्शन। गांधीनगर में ऐसा तीसरा कोई नहीं है, तो गांधीनगर रेलवे जहां पर ट्रेन सिर्फ दो तरफ, एक तरफ दो तरफ आना और जाना हो, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए 3 की जगह कोई ऐसी भी हो सकती है, वो सब क्या कहलाएगा, जंक्शन। बात समझे मेरी बात, यस। और अमूमन ये मत कहिए कि जंक्शन बड़ा होता है कि रेलवे स्टेशन बड़ा होता है, कई जगह पर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा होता है, रिंगन जंक्शन जरा सा होता है, समझा मेरी बात में, यस। कई जगह पर जंक्शन बहुत बड़ा होता है अन्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में, अन्य जंक्शनों की तुलना में, तो कुछ नहीं कह सकते, वहां के क्राउड पर डिपेंड करता है कि ये बड़ा है या छोटा है। क्लियर, वहां की भीड़ के अकॉर्डिंग वहां पर पटरियां बनाई जाती। बाकी ट्रेनें तो एक तरफ, दो तरफ जाएं रेलवे स्टेशन कहलाता है, 3 तरफ जाएं क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। बस इतना समझता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, कोई बात नहीं। अब पूछना, आप अपने किसी को तैयारी कर रहा हो उसे पूछना कि जंक्शन और रेलवे स्टेशन में क्या अंतर है, वो ही आपको, जैसा अभी आप मेरे को गोड़ मोड़ जवाब दे रहे थे ना, आप ऐसे ही जवाब देगा वो, उससे थोड़ी देर मजे लेना, बोला हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर कहते हैं मैं बताऊँ, फिर उसको बताना, ऐसे होगा। क्लियर, यस। और वो फिर आपको कहे आपकी जैसे हैं ओली, ऐसे होता है, फिर उसको मेरे पास लेके आना। आप बोले एक बार हमारे कॉलेज में वैसे चल तो सही, आज फंक्शन है, नहीं समझा मेरी बातें, और फिर मेरे पास लेके आना आप, फिर बातचीत करेंगे उससे। और ये भी पूछना आप ये वाला, क्लियर, कि जहां पर खड़ी की जाती है, जहां पर आवाजाही होती है, परिवहन में आएगा ये सब। लेकिन अभी चर्चा इस पर आई तटवर्ती मैदान पर, तो बंदरगाह के बारे में भी चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी, बंदरगाह। देखिएगा साहब, पश्चिमी तटवर्ती जो वाला एरिया है उसकी चौड़ाई क्या है, कम है। चौड़ाई क्या है, मैदान की चौड़ाई कम है, लेकिन इसका जो तट है वो अधिक क्या है, कटाफटा। क्लियर। और निम्नजन तट है। निम्नजन का मतलब होता है जिसकी मैदान की चौड़ाई कम और तट अधिक कटाफटा हो, और जहां पर बंदरगाह बनाने के लिए उचित दशा, यानी कि जो बंदरगाह बनाने के लिए बेहतरीन हो, उसको क्या कहा जाता है, निम्नजन तट। और उन्मजन तट का मतलब होता है चौड़ा तो हो लेकिन कटाफटा एरिया कम हो, जहां पर बंदरगाह बनाने की जो दशा है वो बहुत कम पाई जाए, उपयुक्त नहीं पाई जाए। तो भारत के अंदर भारत का कौन सा भाग, कौन सा तट बंदरगाह बनाने के लिए उचित है, कौन सा है, पश्चिमी। कौन सा भाग,
जबकि पूर्वी भाग नहीं, जिसका एक कारण और है, एक कारण और अर्थ में हवाएं चलती है। कोरियोलिस बल, एक कोरियोलिस कोई ज्योग्राफर था, उसने पृथ्वी के बल के अनुसार हवाओं का कार्यक्रम बताया कि हवाएं जो है कुछ इस प्रकार से चलती हैं, भूमध्य की तरफ यहां पर ऐसे चलती हैं, क्लियर। फिर इधर की तरफ जो हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, यहां पर जो हवाएं हैं कुछ इस प्रकार से चलती हैं। भारत इस एरिया में पड़ता है, यानी हवा पूर्व से किस ओर चल रही है, पश्चिम की ओर, इस वाले। तो हमेशा हवा पूर्व से किधर चलेगी, पश्चिम। अमूमन हवा ऐसे ही चलती है यहाँ पर हमेशा, क्योंकि ये बल काम करता है। पूरे विश्व में ऐसा होता है, अलग अलग किस देश के अंदर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती रहती, क्लियर। अब हवाएं ऐसे चलेगी तो जाहिर सी बात है समुद्र की लहरें, सुनामी सबसे ज्यादा कौन से तट की तरफ बनती हैं, जबकि इस तरफ ऐसा सुनामी सबसे ज्यादा इधर आती है। अभी उड़ीसा में तूफान आया था, फैनी तूफान, समझा मेरी बात में। आंध्र प्रदेश में आ सकता है, इधर तमिलनाडु में आ सकता है। ये सब समुद्री तूफान होते हैं, समुद्री सुनामी होती है, वो हमेशा पूर्वी तट पर आते हैं। कभी आपने सुना कि मुंबई तूफान आ गया भयंकर, गोवा के किनारे लोग सो रहे थे, बीच के किनारे घूम रहे थे, पूरा समुद्री लुट गया उनके ऊपर? नहीं होगा कभी ऐसा। केरल में आ गया, गुजरात में आ गया, कभी होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सुनामी नहीं, तूफान नहीं। हल्की फुल्की बारिश वाले तूफान जरूर आते हैं, प्री मानसून, समझा मेरी बात में। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर बंदरगाह बनाने के लिए, दूसरा ये एरिया कटा फटा ज्यादा है। अब जो एरिया कटा फटा ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है अब जहाज आएगा तो वो यहां पर खड़ा कर सकते हैं हम लोग क्या? ऑटोमेटिकली प्राकृतिक बंदरगाह बन रहा है? अरे बन रहा है, नहीं बन रहा? यस। लेकिन इस क्षेत्र में बंदरगाह बनाया जाता है और जहाज खड़ा होता है। तो जहाज, आप ये सोच रहे हो कि जहाज वही नॉर्मली कोई बस के जितना बड़ा होता है, उस जहाज के अंदर तुम्हारे जिस बस में आप बैठते हो या अपनी ये पूरी बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग उस बस जहाज के अंदर लगभग 100 से ज्यादा बना सकते हैं हम। कितनी ज्यादा? उस जहाज के अंदर। वो जहाज पूरे तुम्हारा ये झोटवाड़ा एरिया या विद्याधर एरिया इतना बड़ा हो सकता है जहाज, क्योंकि दूसरे देश से आएगा तो बहुत ज्यादा माल उसमें लोड करके इसमें इधर लाया जाता है। यहां से जाएगा तो यहां से माल लोड करके उधर ले जाया जाता है, और माल सामान जो उधर जगह से उधर जगह लाया जाए तो जाहिर सी बात है वो एक जगह पर खड़ा किया जाएगा और माल को जो है अनलोड किया जाएगा। तो बताइए उसके लिए भी समय लगेगा, नहीं लगेगा? और यहां से माल को लोड किया जाएगा तो उसमें भी समय लगेगा, इतने बड़े जहाज में सामान डालने के लिए। अगर एक पूरे कमरे के अंदर अगर हमको जो है अनाज को निकालना है बाहर, तो क्या पूरा दिन लग जाता है? एक कमरे में सोचो, एक बड़े जहाज में कितना सामान, कितना लगता है? मशीनें, क्रेनें वगैरह लगती हैं, बड़े बड़े बंकर्स उसके अंदर रखे जाते हैं, बड़े बड़े जो है उसके अंदर जो कंटेनर रखे जाते हैं। आपने ट्रक के पीछे देखा होगा लोहे का कंटेनर, यस। और जिस जगह पर कंटेनर रेल से उतारे जाते हैं, वो जहाज से वहाँ पानी वाले बंदरगाह से वहाँ से आते हैं और वहाँ पर उतारे जाते हैं। और जहाँ पर उतारे जाते हैं रेलवे स्टेशन के, वहाँ पर उनको शुष्क बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बंदरगाह। जैसे हमारे यहाँ शुष्क बंदरगाह कनकपुरा, कौन सा है? कनकपुरा में देखना बहुत ज़्यादा रेलवे कंटेनर उतरे हुए, तो वहाँ पर तुरंत क्रेनों के द्वारा जो है मालगाड़ी से कंटेनर उतारे जाते हैं, क्योंकि उनमें सामान लोड होता है और वो कंटेनर दूसरे देशों से पैक होकर के आते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ का कोई बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, मैं यहाँ पर एलईडी बेचने का काम करता हूँ, व्यवसायी को मैं बहुत बड़ा, और मैं एलईडी ऐसे नहीं कि दुकान है मेरी, मैं दुकान वालों को बेचता हूँ। तो मेरा जो माल आएगा पूरे कंटेनर के अंदर कम से कम 2-5 एलईडी नहीं, मैं कम से कम 1000 एलईडी से ज़्यादा मंगाऊंगा बॉक्स के अंदर। तो 1000 एलईडी पूरे उस कंटेनर में होगी, तो वो कंपनी जिससे मेरा कॉन्टैक्ट है वो पूरा उस कंटेनर में लोड करेगी और वो पानी की किसी जहाज के अंदर उसको पैसा देगी और वो सीधा मेरे पास डिलीवरी हो जाएगा। जैसे आप कोई सामान, आपको राखी भिजवानी है, आपने राखी पैक कर दी, जिस लिफाफे में पैक की, मान लो एक तरह का कंटेनर है, और दूसरे जगह पर कोई छोड़ेगा उसको ले जाएगा, नहीं समझा मेरी बात? उसके बाद में वो पोस्ट बस से जाएगी, बस के बाद में कोई पोस्टमैन उसको बाइक से लेकर के घर पे छोड़ेगा, तो अलग अलग साधनों के माध्यम से जा रही कि नहीं जा रही? तो कंटेनर से जहाज पानी के जहाज से कंटेनर आता है, कंटेनर बाद में ट्रक के माध्यम से या रेलगाड़ी के माध्यम से किसी शहर में आता है, उसके बाद में उससे माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डायरेक्ट वो कंटेनर का माल ट्रक के अंदर मैं यानी व्यापारी होगा जो उसको निकाल के और अपना गोदाम के अंदर शिफ्ट कर देगा। बोलो बात समझ गए? और डिमांड के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई करते रहेगा।
कोई शोरूम वाला मुझे ऑफर लिखवाएगा कि भाई मुझे है 20 LED, अभी दिवाली आ रही है तो मुझे 50 LED चाहिए, क्योंकि मैंने मंगवाई कितनी है 100, कोई 50 मंगवाएगा, कोई 100 मंगवाएगा, कोई 150 मंगवाएगा, मेरा माल खत्म, फिर अगले महीने फिर मंगवाऊंगा, हो सकता है मैं 2 कंटेनर मंगवा लूँ डिमांड के अकॉर्डिंग, राइट। ऐसा होता है बिजनेस दूसरे देशों से। हम कहते हैं चीन के साथ में व्यापार बंद कर दो, ये कर दो, अरे भाई जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जितने भी ये सब चीजें, ये डिजिटल बोर्ड ये जो बना है ये चाइना में बना है। कहाँ बना है? इसके अलावा कहीं नहीं बनता दुनिया के अंदर, कोई नहीं बना सकता इसको। इसमें जो चिप लगी होती है सेमीकंडक्टर्स, इसमें जो लगे होते हैं सिलिकॉन्स, इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पर होता है? चाइना में। क्योंकि वहाँ पर जब 5वीं 6वीं 7वीं में जब बच्चा पढ़ रहा होता है उसके बाद में उस बच्चे की सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया जाता है। अरे हमारे यहाँ पर 12th के बाद में या 10th के बाद में और उसको ग्रेजुएशन करने के बाद में समझ में आता है कि मैं जिंदगी में क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, अब नौकरी की तैयारी करी। उनका ये काम 5वीं 6वीं में ही कर दिया जाता है। 5th क्लास तक वही पढ़ते हैं जो बाकी बच्चे सब पढ़ रहे हैं, और मैंने 12वीं तक हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं। नहीं समझा मेरी बात? ये तो सब्जेक्ट चिन्हित नहीं हुआ ना, हमने 10-15 साल खराब कर दी, जबकि वहाँ बचपन से डिसाइड हो जाता है कि बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा। वहाँ पर सरकारी के पीछे नहीं भगते, वहाँ पे प्राइवेट संस्थाएं इतनी हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी हैं कि वहाँ पर लोगों को हायर करती हो। तो तुमने अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक ITI वहाँ पे कर रखी है तो तुरंत आपको वहाँ पर 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी महीने की। और हमारे यहाँ पर जिसने ITI पॉलिटेक्निक करेंगे उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भी शोर नहीं है, और प्राइवेट में जाएगा तो 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी। समझा मेरी बात? इसलिए और इंडियंस को विदेशी कंपनियां रखती क्यों है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि एक तो कम पैसे में, कितने पैसे में फुल काम करेगा। विदेशी लोगों का फिक्स होता है, वो 5 से 6 घंटे ज्यादा काम नहीं करते, और इंडियंस को 12 घंटे तक करवा लो काम, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर लेंगे, पैसे मिलेंगे ना कर लेंगे। अगला कितना ले रहा है? विदेशी व्यक्ति कोई लेगा पूरे दिन का 5,000 रुपए, ये भाई 1,000 रुपए में ही काम कर देगा। तो किसी विदेशी व्यक्ति की तुलना में कितने भारतीय व्यक्ति को रखना ज्यादा उचित समझेंगे? 5। इसलिए विदेशी कंपनियों में भारतीय लोगों को ज्यादा रखते हैं। तो चाइना वगैरह में तो उनके पास में इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी वहां पे गरीबी नहीं है, जिसका कारण ये। तो इसलिए बच्चों हमेशा ये करना चाहिए कि कॉलेज वगैरह या कोई भी कोर्स जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ में वहां पे किया जाता है ऐसा। आपकी पढ़ाई कॉलेज चल रही है, कॉलेज के साथ साथ में आपको किसी कंपनी में जॉब भी दी जाती है कॉलेज के द्वारा, या किसी कंपनी के द्वारा। कंपनी भी आपको छूट देती है कि आप पढ़ाई करें, एग्जाम हो तो आप 5 दिन की छुट्टी लेकर के जाएं यहाँ से। यानी कि पढ़ाई भी चल रही है प्लस क्या चल रहा है? कमाना भी चल रहा है। प्लान A प्लान B दोनों चल रहा है। A फेल हो गया तो B तो तैयार है, आप बेरोजगार तो नहीं हो। बात करते ऐसा होता है, ऐसा विदेशों में होता है। कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, साथ के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जॉब भी करते हैं। वो जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था में हिस्सा होता है, बेरोजगारी दर कम होती है, इसलिए वो देश विकसित। और हमारे देश को उस लेवल पर पहुँचने के लिए अभी पहले सबसे पहले एजुकेशन नीति को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एजुकेशन के अंदर आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया गया था। और आज ये बात आपको 20-22 साल पढ़ने के बाद भी पता चली कि ऐसा भी होता है। ये वहां का हर बच्चा जानता है, इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, क्योंकि ये बात उनको पढ़ा दी जाती है 5वीं 6वीं में। और यहाँ 5वीं तक तो कैसे कबूतर वो लगा हुआ है, बस समझ। 5वीं क्लास तक सलेट देते तो मोटा कर लिया बेटा, जा कै कबूतर, कैसे कबूतर, बस ये लगा हुआ उसके अंदर। एक सरकारी स्कूल के अंदर, एक सरकारी स्कूल के अंदर और एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, आज तुम्हारे घर के अंदर जितने भी छोटे बच्चे होंगे, जितने भी छोटे बच्चे हैं, पता तो कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट के अंदर है। आज बोले साहब एप्पल डे है, एप्पल डे है तो आज टिफिन के अंदर एप्पल लेके जाना है। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो आज देखो छोरा बिल्कुल एकदम बंदूक लगा के जा रहा है, नहीं समझा, पुलिस वाला बन के जा रहा है, कोई कुछ बन के जा रहा है, कोई भारत माता बन के जा रहा है। एक ने सफेद साड़ी पहन रखी, मैं बोले ये क्या बन के जा रही है? बोले मैं विधवा बन के जा रही हूँ, नहीं समझा, आप बताओ आप। ऐसे कोई कुछ बन के जा रहा है, कोई कुछ बन के जा रहा है। एक ने पूरा वो पूरे पट्टी बांध रखी थी, वो जो वो नहीं होती क्या बोलते हैं उसको, पट्टी नहीं होती क्या लग जाती है जब बांधते सफेद कलर की, पूरे सर कांधे में। ये क्या बन के जा रहा है? तो मम्मी बन के जा रहा हूँ मैं, मम्मी। बोल मम्मी, मैं मम्मी तो ये खड़ी तेरी, बोल नहीं मम्मी, मम्मी बन के जा रहा हूँ मैं। मम्मी मतलब मरने के बाद में जिसको लपेट दिया जाता वो बन के जा रहा हूँ। हमारे ऐसा होता था क्या? अब ये चीजें चोचले ज्यादा बढ़ने लगे। और इन स्कूलों के फीस उस बच्चे से पूछ रहे ना, उसके माँ बाप 4 किस्तों में जमा करा रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपए 4 किस्तों में, 25-25 हज़ार रुपए, सॉरी 4 किस्तों में। पूरे साल की फीस कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। यहां सरकारी स्कूल के अंदर किताबें फ्री, ड्रेस फ्री,
दिन में खाना फ्री, नहीं समझा मेरी बात? यस, सारी चीज सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स के लिए हर साल 15-15 हज़ार रुपए दिए जाते हैं एक स्कूल को स्पोर्ट्समैन के लिए। फुटबॉल वगैरह सब खरीद के लाओ, बच्चों को खिलाओ। वो अलग बात है, वो खिलाते नहीं। 15 के अंदर 5 का ही माल खरीद के लाए, 10 7 बच्चों को दूध पिला रहे हैं। यहाँ पर मैडम घर से खाली बोतल लेके आ रही, नहीं समझे आप? दूध उसमें घर 2 दिन का काम निकल गया। आज टिफिन नहीं लेके आई, क्यों नहीं लेके आई? आज तो खिचड़ा बनेगा तो सल्टा नहीं दबा, यहाँ तो सल्टा ले। उस दिन अपने बेटे को साथ लेके आई है, बेटा आज खिचड़ा बनेगा चल। ये इंडियंस की एजुकेशन पर, यहाँ पे इस स्कूल में ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है कि आज ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे बेटा, अपने टिफिन में एप्पल लेके आना। तो घर पे एप्पल पील करके छील करके दिया है, और हमारे तो एप्पल बिना धोए ही बस ऐस रगड़ा और सल्टा लिया बिना पील किए, और वो एप्पल को काट के लेके आए, और उसके स्लाइस, उसके साथ में वो फ्रोक कांटे वाली चम्मच, और हमारे वालों दे खेल रहे हैं, कोई फ्रोक रोक जानते ही नहीं। क्लियर? ए फॉर एप्पल बच्चों को दिखाया जाता है, बेटा दैट इज एप्पल, इसकी स्पेलिंग होती है ए फॉर एप्पल। जिसको ए बनाना नहीं आ रहा वो सिखाते हैं, कोई नहीं इसको सुंदर बनाना है, 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, ए फॉर एप्पल। और सुंदर बनाना है बेटा, अंडा बनाएंगे एकदम गोल गोल बना दिया, नीचे से इसको मिटाएंगे, और उसके बाद में बनाएंगे ए फॉर एप्पल। एक ही लाइन से बनाना है तो बोल बेटा ऐसे बनाएंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। और ज्यादा सुंदर बनाना है तो बोल बेटा ऐसे बनाएंगे ए फॉर एप्पल। नहीं समझा मेरी बात? यस। कोई और बताता है, बोलो और सुंदर बनाना है तो बोल बेटा बिल्कुल एकदम ऐसे सुंदर बनाएंगे ए फॉर एप्पल। ओ माय गॉड, एप्पल दिखाया जाता। और हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल के अंदर आज ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे भाई, ये होता है ए फॉर एप्पल। और घर पे इसको कम से कम 20 बार मोटा करके लाना। नहीं समझा मेरा बात? घर पे छोरा लगा ए फॉर एप्पल, नहीं समझा मेरी बात? बेटा आज क्या पढ़ेगा? बोले ए फॉर एप्पल। और वो ए फॉर एप्पल पिछले 5 दिन से चल रहा है। ये एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने आपसे ये नॉलेज पूछा था इसके बारे में, इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज पूछा कि भाई साहब ये क्या चीज होती है, ठीक है, ये क्या चीज होती है, क्या चीज, इसलिए मैंने इसको आपके बारे में पूछा था। इसको नॉलेज को बूस्ट करें आप। अब ये इसमें भी और ज्यादा गहराई से कई जगह पर ये निम्नजन तट और उज्जमन तट, ये कक्षा 6, 7, 8 की बुक के अंदर भी ये तटों के बारे में था, बंदरगाहों के बारे में था। 9वीं 10वीं के अंदर बंदरगाहों को और थोड़ा गहराई से, 9वीं 10वीं के अंदर किस देशों, अब 11वीं 12वीं के अंदर किन देशों के अंदर जो है बंदरगाह, जहाज जाते हैं, किन से हम व्यापार करते हैं, अगर सब्जेक्ट के लिए लिया हो तो वो आ जाता है। क्लियर? तो बंदरगाह बनाने की उचित दशा या बंदरगाह जहाजों के लिए सबसे बेहतरीन एरिया जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? पश्चिमी तटवर्ती तट एरिया। और इधर की तरफ अगर बात करें तो क्या ये जहाजों के लिए माना जाता है क्या? नहीं। इसकी चौड़ाई क्या होती है? अधिक। इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम। इसलिए ये निम्नजन तट का उदाहरण, ये उज्जमन तट का उदाहरण। क्लियर? ये कटा-फटा होता है जबकि ये कम कटा-फटा होता है। जहां पर जहाज खड़े किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जहां पर हार्बर कहा जाता है। बंदरगाह तो तुमने बताया था ना, अभी बंदरगाह बताया था, किसी ने घाट बताया था, एक दीदी ने किनारा बताया था। दीदी घाट पर तो अस्थियां बहाते, नहीं समझा मेरी बात? इस घाट पर किनारा, नदी का किनारा, जब माइंड खराब हो जाता तो किनारों पर डूब के मर जाता आदमी, नहीं समझा मेरे? वो किनारा होता है। ठीक है, लिखे। कल मैंने टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर लिखेंगे अपन पश्चिमी और पूर्वी दोनों के अंदर। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, स्पीड से लिखने का काम ज़्यादा रहेगा अपना। लिखिए साहब, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक, यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक के बीच विस्तृत है। यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक के बीच विस्तृत है। पूर्वी में लिखना, यह मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी वाले में लिखना, इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही
साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है, पूरी वाले में लिखना, इस मैदान का निर्माण कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, जैसी नदियों द्वारा होता है। जैसी नदियों द्वारा होता है। ठीक है, पश्चिम वाले में लिखना, इस क्षेत्र की नदियां, पश्चिम में लिख रहे हैं, इस क्षेत्र की नदियां ज्वार नदमुख, ऐसी नदियां जो डायरेक्ट किसमें गिर जाएं, अरे बोलो, समुद्र के अंदर। तो किनारों पर जो मैदान बनाएंगी वो क्या, कैसा बनाएंगी, कम विस्तृत। अरे कैसा बनाएंगी, जबकि इस क्षेत्र की नदियां काफी दूर से आती हैं, तो जाहिर सी बात है अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लाती है, तो किनारों पर, तो या इस क्षेत्र का जो मैदान है वो कैसा बनेगा, अधिक विस्तृत। पश्चिम वाले में लिखेंगे, इस क्षेत्र की नदियां, तेरे साथ में वो बैठी थी ना चिलिको जी, कहाँ गई आज, उसकी तबीयत खराब हो गई, अच्छा कोई बात, लिखेगा। तो हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की जरूरत थोड़ा ना, 108 को फोन करूं क्या, लिखेंगे। इस क्षेत्र की नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, अतः पश्चिम में लिख रहे हैं, इस क्षेत्र की नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, अतः इन मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है, इन मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है। ठीक है, पूरी वाले में लिखना, इस क्षेत्र की नदियां किसका निर्माण करती हैं साहब, डेल्टा का। पूरी वाणी में लिख रहे हैं, इस क्षेत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, अतः इन मैदानों की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। पश्चिम वाले में लिखना, इन मैदानों की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, ब्रैकेट में करना, औसत 65 किलोमीटर, ब्रैकेट में 65 किलोमीटर पाई जाती है, 50 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। पूरी वाली में लिखना, क्या इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी क्या, अरे बिल्कुल डेल्टा है तो ज्यादा ही है, लिखेगा इन मैदानों की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, जमीन पर नाप रहे हैं, 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक
पाई जाती हैं। अधिक पाई जाती है। पश्चिम वाले मिला, ये उबड़ खाबड़ एवं पथरीले मैदान हैं। ये उबड़ खाबड़ व पथरीले मैदान हैं। जबकि पूर्वी वाले में लिखना, पूर्वी वाले में लिखना ये कैसे मैदान है? समतल मैदान है। ये समतल मैदान है। पश्चिम वाले में लिखना इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी वाले में लिखना, पूर्वी मैदानी में, तटवर्ती मैदान में, इन मैदानों में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों व एक और होती है ना पवन, कौन सी आती है? एक तो ये चली गई दक्षिण और कौन सी? पश्चिम। तो दक्षिणी पश्चिमी, तो इधर की तरफ बारिश हो जाती है। फिर एक उधर से आती है ऐसे, तो उत्तर और ये वर्षा कौन सी होती है? शीतकालीन, सर्दियों में वर्षा। भाई जैसे अभी बरसात गई तो अब वापस बरसात लौटेगी, ठीक है ना। हल्की बारिश राजस्थान में होते हुए फिर यहां तक भारी वर्षा प्राप्त होगी नीचे तक, ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों व उत्तरी पूर्वी ब्रैकेट में करना शीतकालीन वर्षा, ब्रैकेट बंद, पवनों द्वारा सीमित वर्षा होती, सीमित वर्षा होती है। सीमित का मतलब हो गया ठीडा की, ठीडा मतलब समझते हो क्या क्या होता है? लिमिट में, ओके। जिस कई बार मैं, हालांकि हमारे शेखावाटी में ये सब ठीडा ही बोलते हैं, आजकल चोमू वालों को सुनते हुए मैंने देखा। वीर हनुमान सामूद के स्वामणी रहती है, तो आजकल एक नया सिस्टम चला है कि वो लोग चूरमे दाल बाटी के अलावा आजकल खिचड़ी वगैरह और पता नहीं वो अलग चीज़ और रखने लग गए है ना, तो उसके अंदर ऊपर से घी और डालना। अरे बस ठीडा को ही डाल, ठीडा को ही डाल, नहीं समझा मेरे बात? यस, ठीडा को मतलब लिमिट में डाल, ज़्यादा मत डाले यार। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीमित वर्षा होती है और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति क्षेत्र क्या पाया जाता है? ज़्यादा। लेकिन यहाँ ऊबड़ खाबड़ इलाका, ये समतल है, तो ऊबड़ खाबड़ इलाके के अंदर कृषि होगी क्या? नहीं होती है। लेकिन भाई साहब इस क्षेत्र के अंदर कृषि होगी क्या? बिल्कुल होगी। या चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, और जबकि इस क्षेत्र के अंदर काजू, नारियल, समझा मेरी बात, आम, गरम मसाले, इनकी, कॉफ़ी, इनकी पैदावार ज़्यादा होती, क्योंकि इनको पथरीले इलाकों में कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों वर्षा ज़्यादा होती है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, और ये वहीं होती है जहां पर अधिक वर्षा होती है। हमारे राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी सिर्फ दक्षिणी भागों के अंदर थोड़ी बहुत मिलती है, बांसवाड़ा झालावाड़ क्षेत्रों के अंदर, बाकी कहीं नहीं मिलती। और ये वहां मिलती, जहां पर ये मिलती है, इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? क्योंकि जो मिट्टी ऑलरेडी पानी को ग्रहण कर चुकी, क्या वह बाद में फिर ज्यादा पानी को ग्रहण करेगी क्या? नहीं। अन्य किसी मिट्टी से अगर ईंट बनाई जाती है मिलावट की, तो दोस्तों वो मकान की ईंटें जो होंगी कच्ची होंगी,
और वो मकान, वो बिल्डिंग गिर भी सकती है। इसलिए आजकल जो है ईंटों का प्रयोग कम करके डायरेक्ट जो है सीमेंट के ब्लॉक का उपयोग करने लग गए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है प्योर सीमेंट होती है, एस्बेस्टोस का डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है, चूना फास्फेट चूना पत्थर डाला जाता है और उससे सीमेंट बनाई जाती है। हमारे राजस्थान में सीमेंट के बड़े कारखाने इसलिए हैं क्योंकि चूना पत्थर भी यहाँ से निकलता है। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल चूना पत्थर, चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है। तीनों चीजें राजस्थान में दबा के निकलती है, और निकलने के कारण यहाँ जहां पर भी निकलती है, जो चित्तौड़गढ़ वगैरह, बूंदी वगैरह, उन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सीमेंट के कारखाने ज्यादा, राइट। और इसलिए हमारे यहाँ पर जितनी भी सीमेंट की बड़ी कंपनियां स्थित है, जेके सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जितनी भी सब, लाफार्ज सीमेंट जो सफेद सीमेंट बनाती है वो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर है। इसलिए तो लेटराइट मिट्टी वर्षा जहां पर ज्यादा होती है वहां, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी मिलेगी, राइट। और जहां पर वर्षा, अब जैसे इस क्षेत्र के अंदर पूर्वी में क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है, लेकिन नदियों के द्वारा मिट्टी आ रही है, तो नदियों के द्वारा, नदी के अंदर क्या होता है, जल, और जल से आने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। हमारे राजस्थान के अंदर कई जगह पर जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है, इसलिए पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, राइट। लिखिए, पश्चिम वाले में पॉइंट बना के लिखना। लिखिएगा, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, जो कि पूर्वी वाले में लिखना, इस क्षेत्र में नदियों के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लिख लिया, पश्चिम वाले में लिखना, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक या फिर आप लिख सकते हैं व्यापारिक, क्या लिख सकते हैं, व्यापारिक, जिनका व्यापार घर में नहीं रख करके उनको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, उनका व्यापार किया जाएगा। तो इस क्षेत्र में वाणिज्यिक ओब्लिक व्यापारिक फसलें की जाती, व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें की जाती हैं। जैसे तो नाम डाल दो सबके, नारियल, आम, काजू, चाय, कॉफी, चाय, यह लगा लेना, चाय नहीं, वो तो तुम ठोकते हो, गरम मसाले आदि, ठीक है। और जबकि क्षेत्र के अंदर खाने वाली फसल, तो खाने वाली फसलें होती है, उनको क्या बोलते हैं, कल ही बताया था। अब ये छोटी छोटी, या जितनी भी ये रामायण बीच बीच में बताता हूं, ये सब बेसिक बातें हैं, ताकि मुझे आगे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये बहुत बेसिक बातें, ये आपको आगे, जैसे खाद्यान्न शब्द आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। खाद्यान्न के बारे में, खाद्यान्न मतलब कैसी है ना, लिखिएगा, इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। लिख दो, जैसे चावल, जैसे क्या लिख देंगे, चावल, ठीक है। और ये तो मैंने जैसे आज आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता दिया। कल मैं तटों के बारे में, हालांकि मैदान की बातें लिख रहे हैं अपन, लेकिन ये अंदर फिर बाहर तटों के बारे में बातें, ये फिर मैं बाद में लिखूंगा, इसलिए मैंने पहले लिखा है, क्योंकि मैंने कल टेबल बनाने के लिए बोल ही दिया था आपको, ठीक है ना, इसलिए था कि बीच में फिर वो गड़बड़ ना होती। तो लास्ट में बताऊंगा इनके बारे में, डायग्राम भी बनाएंगे और प्लस ये निम्नजन और उज्जमन तट भी बताएंगे अपन। बोल बात समझ गए क्या, बंदरगाह वगैरह इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कल अपन एक बार वापस से, ठीक है ना।
और ये ख़त्म करने के बाद में फिर एक नया टॉपिक चलाएंगे अपन, द्वीप। क्या चलाएंगे? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।